वेलकम माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का आईएससी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। तो इससे फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। सिस्टम एब्जॉर्ब भी कर सकता है हीट को और रिलीज भी कर सकता है ना, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डजंट अलाउ एनी रिस्ट्रिक्शन, डज नॉट अलाउ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ हीट के बारे में। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। दूसरा क्या है? इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई डू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस अकर इन नेचुरल डायरेक्शन। तो ये भी बताता नहीं कि नेचुरल डायरेक्शन में क्यों होता है। डजंट allow why any change is in natural direction। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अनेबल टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं बताता है, जब हम लोग करेंगे कंसीडर तभी मिलेगा। जैसे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ठीक है, बस इतना लिखो। फिर नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन पूछता भी नहीं है। तो फर्स्ट लिखो हीट कैपेसिटी, उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करें। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी, बताओ? ये 9th-10th में भी था ना। देखो द क्वांटिटी ऑफ heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius, ठीक है, is called heat capacity of system। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C is equal to Q by T2 minus T1। ठीक है, ये लिखो, पॉज करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब सिर्फ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक बोलूंगा तो उसमें 1 यूनिट मास भी आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको स्मॉल सी से लिखते हैं, इसको देखो कैपिटल सी से लिखो। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका स्मॉल सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन m इंटू T2 माइनस T1। तो चेंज भी देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे मास को मल्टीप्लाई किया हो ना नीचे। ये समझा तुम्हें? क्या नाम है? शानवी समझी? अनन्या समझी? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है? Q अपॉन T2 माइनस T1 ना, इसमें यूनिट मास से डिवाइड कर दिया, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मोलर हीट कैपेसिटी।
मोलर हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin, ठीक है। तो इसको Cm इज इक्वल टू Q बाई T2 माइनस T1। तो दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी? देखो ये सेल्सियस से रेंज करता है और ये केल्विन से, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, फॉर्मूला देखो सेम है ना। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछले क्लास में बताया था, साइज था, क्या बताया था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई बताएगा? दमन क्या सर? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बताया था? QV अपॉन dt बराबर मोलर हीट कैपेसिटी आपको ही देख लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो CV को डिफाइन किया था पिछले बार QV बाई dt। ये सिंपल है ना। कैसे है? देखो QV बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन जीरो होगा ना जी। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है ना। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वर्क डन जीरो, तो डेल्टा U इक्वल टू QV लिख सकता हूँ ना। समझा क्या? तो देखो QV बाई dt, इसकी जगह पे मैं डेल्टा U बाई डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो भी लिख लो। हीट कैपेसिटी at constant volume may be defined as rate of change of internal energy with temperature at constant volume। अभी नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर QV अपॉन dt। इसको Cp भी बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी Cp। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Qp अपॉन dt, ठीक है। तो ये इंथैल्पी के बराबर होता है। इसके बराबर होता है डेल्टा H बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। तो देखो ये मैं बता देता हूँ, ये पिछले क्लास में बताया था। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर होता है तो Q के जगह पे सिर्फ ये लिखते हैं, प्रेशर की जगह पे डेल्टा V ये लिखते हैं ना। तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, ये बताया ना। इंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं डेल्टा H लिख सकता हूँ ना। समझा? तो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसका डिफिनेशन लिख दो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P may be defined as rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure ठीक है।
ये लिख लो, फिर मैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है प्रूफ। नेक्स्ट देखो जी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या बोलते हैं? गैस इक्वेशन। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या दिया हो सानवी? एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। पी प्रेशर है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, पी वी वन इक्वल टू आर टी वन। इसके लिए एन इक्वल टू 1 मोल के लिए, समझा? पी वी टी को V2 को क्या लिख सकता हूँ? आर टी टू, ठीक है। तो दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा जी? ये इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ माइनस थर्ड करो तो पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन। तो ये पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू आर लेंगे टी टू माइनस टी वन। तो ये पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है जलाज जी? यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो जो फॉर्मूला ये है ना सेकंड वाला, फ्रॉम सेकंड, देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा जी? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी बताओ सबका वैल्यू। ये तुम्हारा सीपी है ना, अभी बताया था सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी ना। और ये क्या है? सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से देखना, अभी ये फिफ्थ इक्वेशन ले लो, ध्यान से देखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इसके जगह पे आर लिख दिया तो आ गया ना फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर्स इक्वेशन इसको बोलते हैं। मेरे को पूछा था पुणे का अचानक सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा जी। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है जी? इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, एंट्रोपी। ध्यान से सुनो, 2 सेकंड का, बहुत ही सिंपल है। जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसके एटम्स क्या होते हैं? टाइटली बॉन्डेड होता है ना। तो इसका फ्रीडम बहुत कम है। फ्रीडम बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, टाइटली बॉन्ड है ना क्रिस्टल फॉर्म में, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। तो इसको मैं हीट करूंगा, इसका नो फ्रीडम है, नो फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है ना, घूम नहीं सकता। थोड़ा सा हीट करूंगा तो दूर दूर थोड़ा पार्टिकल होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा फ्रीडम बढ़ जाएगा, लेस रखो, लेस फ्रीडम।
और हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीडम बहुत ज्यादा है ना, मोर फ्रीडम। सर इस लेस फ्रीडम में लेस फ्रीडम किससे फ्रीडम? ये दोनों के बीच में लाई करेगा, अच्छा इसका कोई नहीं मिलेगा। उससे कंपेयर तो फ्रीडम को केमिस्ट्री लैंग्वेज में इंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोपी। इंट्रोपी का सिंबल है एस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ये मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो देखो सिंपल है बहुत। एक सिस्टम है, उसको तुम हीट करोगे, तो हीट करोगे तो दो चीज करेगा। लगेगा इस रूम का अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो ऐसे लगेगा ना, अगर ये वर्क करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर वर्क डन नहीं करेगा मतलब वर्क डन कांस्टेंट है तो टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, दो केस बताया हूं, ध्यान से सुनना। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन होगा। क्या बोला जलज? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हीट रहेगा तो वर्क डन होगा। अगर वर्क डन कांस्टेंट है तो टेम्परेचर राइज करेगा। तो ऐसे लगता है ना कि हीट कर रहा हूं तो वर्क डन भी होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन नहीं होता। एक टाइम में एक ही वर्क होगा, वो काम होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर वर्क डन नहीं होगा तो टेम्परेचर राइज होगा। समझा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के क्या है सर? के कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इंट्रोपी को कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, हीट को इंक्रीज करते हैं तो इंट्रोपी बढ़ता है। जलज, हीट को इंक्रीज करते हैं तो इंट्रोपी बढ़ता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला में आता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ये क्यू रिवर्सिबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना, उल्टा भी जा सकते हैं, इसलिए रिवर्सिबल लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसके बाद आता है दो प्रोसेस, एक आता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा आता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस क्या है? जो अपने आप से होता है, जैसे सनराइज अपने आप से होगा, मेरा उम्र ऑटोमेटिक बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जिस पे कंट्रोल नहीं है वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहले स्पॉन्टेनियस लिख लो, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इट कांट बी कंट्रोल्ड। लिख लो इसका डेफिनेशन। A process which proceeds of its own according to under given set of condition। ठीक है, विदाउट एनी आउटसाइड resistance, without any outside assistance। ठीक है, is called a spontaneous process। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। पॉज। तो अभी नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लिख लो, दो तीन पता होना चाहिए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दूसरा है ऑस्मोसिस, बायो वाले को पता होगा ऑस्मोसिस। इसको तो नहीं पता होगा। पता है ना? आपको ऑस्मोसिस बताना चाहिए। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट फ्लो फ्रॉम भगवान ही बचाए तक हायर पूरा डेफिनेशन टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या? हाँ, क्या होता है ऑस्मोसिस? क्या फिर क्या है जी? फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो। फ्लो ऑफ वाटर
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया जो अपने आप से होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। तो नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डिफिनेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, शांत बैठो। द प्रोसेस which can proceed neither by themselves nor by its initiation। ध्यान रखो बात, initiation are called non-spontaneous process। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नली एनर्जी देना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो H2O लिक्विड है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 और O2 में डिसोसिएट होगा। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो एंट्रोपी क्या है तुम्हारा? रैंडमनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिसऑर्डर इन ऑर्डर टू मेजर डिसऑर्डर और randomness of a system called entropy। एंट्रोपी का कोई डिफिनेशन पूछेगा तो रैंडमनेस ऑफ सिस्टम को बोलते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोलते हैं एंट्रोपी। कहाँ से लिखे हैं आप? तो ये फॉर्मूला क्या है? Q रिवर्सिबल बाय T, सेकंड पैराग्राफ से। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी। केस मतलब क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, या रिएक्शन का एंट्रोपी निकालना है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या आएगा जी? हीट का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केल्विन यूनिट होगा एंट्रोपी का। नमन, समझा? तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा? गैस का ना। फिर मीडियम में आएगा लिक्विड, सबसे कम एंट्रोपी सॉलिड का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, खाली लिख लो। फोर आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और ओपन और क्लोज के लिए एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा। ओपन में क्लोज सिस्टम, बात नहीं करो जी, शांति बनाए रखें। डेल्टा एस ऑफ टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, बात मत कर। एस टोटल का मतलब क्या है? इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों का एडिशन किया हूँ। टोटल एंट्रोपी का मतलब क्या है? सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, उसको हम लोग टोटल एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के एंट्रोपी को ऐड करेंगे। पूरे यूनिवर्स, मैं बोल रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं। हाँ, इज्जत ही नहीं मार्केट में। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ये ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा याद रखना। तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है।
ठीक है। तो अभी देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये जेई नीट में पूछेगा, ध्यान से देखो। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, याद रखना। ठीक है। अगर जीरो है तो, अगर एंट्रोपी जीरो है तो जी, तो एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम है। प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये एमसीक्यू में पूछता है, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखो। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बता दो। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना, उसका मतलब ही क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है वो अपने इंटरनल एनर्जी के कारण बनता है। जैसे ये पेन बना है तो इसके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है, वो उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्यू क्या है? हीट है। डब्ल्यू क्या है? वर्क। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बताया था? प्रोसेस बताया था। प्रोसेस बताया था। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट बैंक। आइसो मींस, तेरे को बता दूं करिए। आइसो मींस सेम, थर्मल मींस हीट। सर कांस्टेंट और सेम एक ही होता है ना? तो डेल्टा टी क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा यू जीरो होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज होगा? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू होगा। ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आएगा। ये पूरा याद रखना है, सब जेई नीट सीईटी में आएगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ बार बार। क्या हो गया ये? नेक्स्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है जी? अबे साइक्लिक में इनिशियल फाइनल स्टेट चेंज रहते हैं ना? हीट एक्सचेंज जीरो होता है ना? बराबर। साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज रहते हैं। तो Q इक्वल टू जीरो होता है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू W के बराबर आएगा। हीट एक्सचेंज जीरो होता है ना? हाँ जी, ओह ये बराबर है। नेक्स्ट है इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये U है जी, किसी को नहीं पता चलता है तो लिख लो, ये V। किसी को मैं सबको पता है, किसको नहीं पता चलता है। नेक्स्ट है इंट्रोपी। इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी Q रिवर्सिबल बाय T। यहाँ तक क्लियर है? रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv भी बताया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं बुक से करता था। अब उसमें क्या अजीब सी भाषा में लिखते हैं। एक दरवाजे से दूसरे तो बाकी सब रास्ते क्या है। और R क्या है? R साइज का क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या चला? वो Z 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये यूनिट भी याद रखना। ये कहाँ था? याद क्लियर है ना? और कुछ फॉर्मूला है? वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। गैस कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ था? दिया, मैं बताता हूँ, अभी लिख लो। वो तो दिया रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो 8 में क्या है? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस 2.303 nRT log ऑफ
V2 by V1। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों, ये चैप्टर जो पढ़ेगा उसको जेई में 8 मार्क आराम से आ जाएगा, जेई में, सीईटी में, नीट में तो ज़्यादा 15 मार्क। तो इतना फॉर्मूला पे खाली, तो सब याद कर लो अच्छे से, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अरे तो भाई ये तो क्यों बात कर रहे हो? अरे थोड़ा नहीं नहीं वैसा नहीं, हमारे बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैंने तो पहले मैनेजमेंट पॉज करो।